नहीं आ रही होती, तो टीचर ने फिर नंबर काट देने। वही जिस टीचर ने पढ़ाया असल में वो ज़्यादा समझता है ना कि बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो किस तरह से किया है, वो क्या करना चाह रहा है। तो उसमें और जो नया टीचर चेक करे उसकी चेकिंग में फ़र्क होता है। नया टीचर जो करेगा वो तो टू द पॉइंट चेक करेगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया, तो वो उस लिहाज से चेक करते हैं। जिस टीचर ने पढ़ाया होता है उसको पता होता है कि बच्चा कहाँ से या क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क सर बात होता सुने। है। जी। सर सिर्फ 3 क्वेश्चन ही होंगे ना, या इनके पार्ट्स होंगे 3 के, यानी कि पार्ट्स होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और उसके पार्ट्स होंगे। तो ये कितने बन जाएंगे सर क्वेश्चन? जिस तरह सेक्शन 1 आपका बना था, सेक्शन 1 आपने ये सेम उस तरह का पेपर होगा। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम आज फिर ऐसे फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर 15 है आपकी बुक का। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एसी फंडामेंटल का। एसी वेव्स जनरेट कैसी होती हैं, एसी वोल्टेज और ऐसे एसी करंट्स, वोल्टेज एंड करंट कन्वेंशन फॉर एसी अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सारा के सारा डीसी था। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पीक वैल्यूज क्या होती हैं, ये भी आपने पहले पढ़ी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एंगुलर एंड ग्राफिक रिलेशनशिप ऑफ साइन वेव्स, voltage and current as function of time, introduction to phasors, AC waveforms and average value, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है ऐसी वेवफॉर्म की, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर जो आप पढ़ते हैं, ये इस चैप्टर के एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये फाइनल में होगा ना, अभी तो नहीं शामिल हो गए? नहीं, ये फाइनल का पोर्शन है। चलिए सही, थैंक यू। अभी आपका जो डीसी है वो इंडक्टर तक वो मैंने आपको बताया, आप अपनी वो देख लें, कोर्स आउटलाइन देखें, उसमें मेंशन है ये जो सेकंड सेशन ओके तक सर। का पूरा सामान था पाएगा। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन। अल्टरनेटिंग करंट, ये एसी जिसको हम बोलते हैं, वो है क्या चीज़? अल्टरनेटिंग करंट्स आर दी अल्टरनेट इन डायरेक्शन। जो करंट्स हैं ये अल्टरनेट करते हैं इन डायरेक्शन, यूजुअली मेनी टाइम्स पर सेकंड। जो आपकी साइन वेव हो या कॉज कोसाइन वेव जिसको आप कहते हैं, अगर आप उसको देखें तो वो अल्टरनेट करती है, यानी कि वो जीरो के ऊपर फ्लिप करती रहती है, कभी पॉजिटिव साइड पे और कभी नेगेटिव साइड के ऊपर। तो वो एक दफा नहीं, मेनी टाइम्स पर सेकंड में, अगर वो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी 1 सेकंड के अंदर, उतनी ज्यादा उसकी रोटेशन होती हैं या उसके जो रेगुलेशन होती हैं। पासिंग फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन इन दी अदर, पहले एक डायरेक्शन में पास करती है, दूसरी जिसको हम पॉजिटिव पीक कहते हैं, नेगेटिव पीक कहते हैं। Such currents are produced by the voltage source whose polarities alternate between positive and negative rather than being fixed as with DC source। कहते हैं ये जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेजेस हैं, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से पैदा होती हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान स्विच करता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटीज के दरमियान। डीसी के केस में ऐसा नहीं होता, डीसी के केस में फिक्स होता है, आपने पॉजिटिव 8 वोल्ट या 10 वोल्ट सप्लाई किए हैं तो वो पॉजिटिव 10 वोल्ट ही रहेंगे थ्रू आउट। जब केस में ऐसा नहीं है, एसी में आपके पास कॉन्टिन्यूसली पोलैरिटी चेंज हो रही थी, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। By convention, alternating currents are called the AC currents and alternating voltages are called the AC voltages, जिसको हम AC वोल्टेज या AC करंट कहते हैं। तो एक्चुअली AC से मुराद ही अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है। The variation of an AC voltage or current versus time is called the waveform। अगर आपसे पूछा जाए वेवफॉर्म क्या होती है, वेवफॉर्म कोई भी ऐसी वोल्टेज या करंट है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता हो। Since waveforms vary with time, they are designated by lower case letters। तो हमने पिछले भी चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी आपके पास टाइम डिपेंडेंट आ जाए वोल्टेज या करंट, तो पहले हम उसको स्मॉल लोअर केस लेटर से या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑफ टी को आप इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल वी ऑफ टी। आई टी को आप स्मॉल आई लिखेंगे। ई ऑफ टी या आपके पास जो वोल्टेज है उसको हम ई ऑफ टी भी लिखते हैं, जिस तरह हम ई लिखते थे वोल्टेज सोर्स, तो स्मॉल ई ऑफ टी आप लिखेंगे। डीसी के केस में हमेशा अपर केस लेटर या जो बड़ी लेटर्स हैं वो यूज होते हैं, ए बी सी आई ई टी वगैरह। और जब भी आप एसी की बात करेंगे तो आपको लोअर केस लेटर या स्मॉल लेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ऑफन वी ड्रॉप द फंक्शनल नोटेशन एज सिंपली यूज। कहते हैं अक्सर जगह पर आपको इस बुक में भी शायद आए, काफी सारी बुक्स जो है वो ये टी को नहीं लिखते,
लेकिन स्मॉल सबस्क्रिप्ट ये यूज कर रहे होते हैं, सॉरी लोअर केस लेटर यूज कर रहे होते हैं, VIEP वगैरह, और ये आगे T नहीं लिखा होता। तो जब अगर आपको ये स्मॉल IV भी लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये है कि ये AC वोल्टेज और AC करंट है। While many waveforms are important to us, the most fundamental is the sine wave। कहते हैं बहुत सारी आपके पास जो वेव फॉर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके केस में जो हम ऐसी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, इस केस में जो सबसे फंडामेंटल वेव है जिसको आप बार बार देखेंगे वो है साइनोसाइडल वेव, जिसको हम कोसाइन वेव कहते हैं। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ऊपर इसकी वो गिवन है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये वाली चीज़ थी जिसको हम DC कहते हैं। आपने 12 वोल्ट DC लगाया था, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है 12 वोल्ट DC सोर्स जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाला, इसको हम DC सोर्स कहते हैं। इस DC सोर्स की वजह से जो सर्किट के अंदर करंट पैदा होगा वो भी कांस्टेंट होगा 2 एम्पेयर, और वो भी DC होगा। और किसी भी रजिस्टर के क्रॉस अगर आप उस वोल्टेज या करंट चेक करेंगे तो वो भी आपके पास DC वोल्टेज ही आएगी। तो जब आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल मैं इस 6 ओम के रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉ करता हूँ, तो 6 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जब आप ड्रॉ करेंगे तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करें या इस बैटरी को सर्किट में जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो सर्किट के अंदर एक DC करंट पैदा होगा 2 एम्पेयर का, जो कांस्टेंट चलेगा। और सर्किट के अंदर जो रजिस्टर है उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, अभी 6 ओम का रजिस्टर है तो 6 × 2 12 वोल्ट, तो सर्किट के अंदर एक DC वोल्टेज पैदा होगी। जिस रजिस्टर को भी आप चेक करो लोड के क्रॉस वो भी कांस्टेंट DC होगी, ये किसी भी जगह अल्टरनेट नहीं करेगी। और जो DC होती है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये चीज़ याद रखनी है। तो DC वोल्टेज सोर्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 होती है, इसलिए कि ये अल्टरनेट नहीं करता, तो हम इसको 0 हर्ट्ज कहते हैं। या DC की फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछी जाए तो ये 0 हर्ट्ज होती है, जबकि AC में ऐसा नहीं है। अगर आप AC वेवफॉर्म को देखें तो AC आपके पास किसी भी जगह पर कांस्टेंट नहीं आती, ठीक है, ये वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फर्स्ट अगर आप देखें तो ये वोल्टेज वेवफॉर्म है AC की। अगर आप किसी भी सर्किट को इनपुट देंगे AC वेवफॉर्म, जो कि यहाँ पर ये वोल्टेज है, तो आप इसको देखें ये 0 से लेकर 180 तक पॉजिटिव साइकिल है, ये 0 होता है, यहाँ पर पीक पे आपके पास 90 डिग्री होता है, ये जो पीक है ये आपके पास 180 डिग्री होता है, फिर ये आपके पास 270 डिग्री होता है, फिर ये आपके पास 360। तो ये 0 से 180 तक पॉजिटिव रहेगा, फिर 180 से 360 तक ये नेगेटिव साइकिल रहेगा। जो पॉजिटिव साइकिल है, ये जो पॉजिटिव साइड है, इसको हम पॉजिटिव वोल्टेज या इसको VP भी कहा जाता है, ठीक है, VP पॉजिटिव पीक वोल्टेज। और जो नेगेटिव साइड है इसको हम VP नेगेटिव भी कहते हैं, या नेगेटिव वोल्टेज जो साइकिल है उसका वोल्टेज कहते हैं। ये आपके पास अगर 1 साइकिल है और ये 1 मिनट के अंदर आ रहा हो, टाइम के अंदर आ रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास कोई भी वेवफॉर्म यूनिट टाइम के अंदर जितनी से रेवोल्यूशन पूरी करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो अगर आपके पास 1 यूनिट टाइम हो, 1 सेकंड, और उसके अंदर एक ही साइकिल पास हो रहा हो, यानी कि टाइम पीरियड आपके पास 1 हो और एक साइकिल पास हो रहा हो, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, 1 होगी। अगर एक से ज़्यादा साइकिल होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, ये जो दूसरी वेवफॉर्म है, अगर आप इसको देखें, मैं इसको कहता हूँ यहाँ तक हमारा टाइम है, तो इस वक्त यहाँ पर कितनी साइकिल पास हो रही है, ये फर्स्ट साइकिल है 1, ये सेकंड साइकिल है 2, ये थर्ड साइकिल है 3। तो अगर मैं सेकंड वेव की बात करूँ तो ये भी आपके पास ऐसी अल्टरनेटिंग वेव है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हर्ट्ज होगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, since the waveform repeats itself at regular intervals in B, it is called the periodic waveform। एक तो ये खुद को रिपीट करती है, इस वजह से इसको पीरियोडिक कहा जाता है। और अगर आपसे पीरियड मिल जाए आपको, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, अगर आपको वेव का टाइम पीरियड पता हो तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ जब आप इसको सर्किट में अप्लाई करते हैं तो साइनोसाइडल वोल्टेजेस और साइनोसाइडल करंट्स एक्चुअली किस तरह से बिहेव करते हैं। फिगर 15.4 शोज Figure 15.4 shows a resistor connected to an AC source। अभी तक हम DC पढ़ रहे थे, एक AC सोर्स के साथ वो कहते हैं हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया। ये आपके पास AC सोर्स है, हम AC सोर्स को इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखें कि जब भी आप AC सोर्स रिप्रेजेंट करेंगे तो आप एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल के अंदर आपने ये साइनोसाइडल वेव की एक्चुअली नोटेशन है, तो आप इस तरह से साइनोसाइडल वेव ड्रॉ करते हैं कि इस सोर्स से एक साइनोसाइडल वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो ये AC सोर्स की नोटेशन है।
डीसी के अंदर 2 स्ट्रेट लाइंस हम यूज करते थे, अगर आपको याद हो, आप कंपैरिजन करें, हम डीसी के अंदर डायरेक्ट 2 स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं, ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी। तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो नीचे वाली है वो नेगेटिव। जबकि एसी के केस में हम ऐसा नहीं करते, एसी को वोल्टेज सोर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर ने कनेक्ट किया है। अभी हम देखते हैं कि इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट कैसे आ रहा होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल द सोर्स वोल्टेज इज पॉजिटिव, देयरफॉर द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कहते हैं जब आपका फर्स्ट हाफ साइकिल होगा एसी वेव फॉर्म का, तो आपके पास जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगी और आपके पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ साइकिल द वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्सेस। सेकंड हाफ साइकिल में आपके पास वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, देयरफॉर द करंट इन दिस सेकंड हाफ साइकिल विल बी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आपके पास सर्किट क्लॉकवाइज चलता है और जब अब नेगेटिव साइकिल आएगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। सिंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इट्स शेप इज आल्सो साइनोसॉइडल। कहते हैं करंट एसी सर्किट में वोल्टेज पर डिपेंड करता है और हमेशा करंट जो है वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा होता है। तो जो एसी की वेव फॉर्म है वोल्टेज की, वही आपकी करंट की भी वेव फॉर्म होगी। तो हमारे पास एसी वोल्टेज वेव फॉर्म जो है वो है साइनोसाइड, तो आपका जो करंट होगा वो भी हमेशा साइनोसाइडल ही आएगा, ठीक है। ये उसने सर्किट बनाया हुआ है। ये आपके पास सर्किट है जिसके अंदर फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के का सर्किट है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये आपको एरो से उसने शो किया होगा। जब आपके पास नेगेटिव साइकिल आएगा तो आप देखें पॉजिटिव साइकिल के अंदर पोलैरिटी क्या है, वोल्टेज सोर्स की ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। वोल्टेज सोर्स जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। जब हम नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव साइकिल के अंदर नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, ठीक है। इसकी पोलैरिटी चेंज हुई है तो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर अगर आप देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर आपके पास जो करंट है वो सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। तो जब मैं इसका वो ड्रॉ करूँ, ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो ये एक्चुअली इसकी ग्राफ है। फर्स्ट हाफ साइकिल अगर वोल्टेज का आप देखते हैं, ये ऊपर वाला वोल्टेज है जो पिंक कलर का है। तो अगर आप वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज का हाफ साइकिल पॉजिटिव है फर्स्ट हाफ में, तो आपके पास जो करंट है, करंट भी फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, ये जो आपको ब्लू वाली नजर आ रही है लाइन। सेकंड हाफ साइकिल में आप देखें वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो आपके पास करंट भी जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। करंट डिपेंडेंट है वोल्टेज के ऊपर, करंट की भी ऐसी वेव फॉर्म है, तो आपके पास वोल्टेज की आपकी ऐसी वेव फॉर्म है, तो करंट की भी ऐसी वेव फॉर्म ही है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा वो हम आगे जाके देखेंगे। और ये चेंज करता रहता है, जब आप वोल्टेज सोर्स सप्लाई करेंगे तो उसके मुताबिक इसकी एम्पलीट्यूड, इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज होती रहती है। वो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर कि आपका सोर्स का जो वोल्टेज है वो क्या है, एसी वोल्टेज क्या है। Illustrating the AC voltage and current convention. To illustrate, consider figure 15.12. At time t1, E has the value of 10 volts. This means that at this time instant, the voltage of the source will be 10 volt and its top end is positive with respect to its bottom end. This is indicated in figure B. With the voltage of 10 volt E and a resistance of 5 ohm, the instantaneous value of current will be, ये आपको बता क्या रहा है कि अगर आप फिगर 15.12 को देखें, ये जो फर्स्ट फिगर है 15.12, कहते हैं जब आप इसको चेक करें तो हम इस टाइम t1 के ऊपर चेक कर रहे हैं। उसने वेव फॉर्म दी थी और वेव फॉर्म के ऊपर वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं ये टाइम t1 के ऊपर, ये ऊपर उसने कहा अगर आप टाइम t1 के ऊपर देखें वेव फॉर्म को, मैं इन दोनों वेव फॉर्म को t1 के ऊपर देखता हूँ, ये टाइम t1 के ऊपर जो वेव फॉर्म को देखें तो वो कहता है उस वक्त जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है सर्किट के अंदर 10 वोल्ट है। और अगर आप शेप को देखें एसी वेव फॉर्म को, तो जो 10 वोल्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और कहता है कि जो सर्किट के अंदर रेजिस्टर लगा हुआ है, अगर आप उसको देखो तो सर्किट के अंदर रेजिस्टर कितने का है, 5 ओम का है। तो अगर मैं इस टाइम के ऊपर, टाइम t1 के ऊपर, ये टाइम t1 कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड के ऊपर, 2 सेकंड के ऊपर टाइम t1 है, टाइम t1 के ऊपर कहता है अगर आप वोल्टेज देखें तो उस वक्त सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना आ रहा है, 10 वोल्ट।
तो अगर उस वक्त कहता है इंस्टेंटेनियस करंट, उसी इंस्टेंट पे अगर मैं सर्किट में करंट चेक करना चाहूँ तो कहता है करंट कितना होगा, E डिवाइडेड बाय R। तो सर्किट का वोल्टेज उस वक्त कितना है, 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये तो 5 ओम है, तो आप करंट निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू E ओवर R विच इज 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 एम्पियर। इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आप सर्किट के अंदर करंट मेजर करना चाहें तो आप उस वक्त वोल्टेज देखें कि उस वक्त रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। अगर मैं रेजिस्टर के क्रॉस बात करूं तो इन वेवफॉर्म को देखते हुए T1 के ऊपर जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और रेजिस्टर की अपनी वैल्यू 5 ओम है। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा उस वक्त, 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2 एम्पियर। ये इसने यहाँ पर जिक्र किया है इंस्टेंटेनियस को वर्ड इसने, एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट आप आगे जाके देखेंगे, ये हम आपसे पूछते रहते हैं बार बार और बुक भी ये यूज करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, उस इंस्टेंट के ऊपर सर्किट के अंदर करंट या वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि तो ये तो ऑल्टरनेटिंग है वोल्टेजेस, तो आपको किसी न किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी वोल्टेज या करंट बतानी होगी। सिमिलरली आप इसी फिगर को देखें, नेक्स्ट वो क्या कहता है, कहते हैं जब आप टाइम T2 के ऊपर चेक करेंगे, ये जो सेकंड पॉइंट है, टाइम T2 के ऊपर कहता है अगर आप वैल्यू चेक करें तो उस वक्त वोल्टेज आपके पास कितना है, -10 वोल्ट, और अगर वोल्टेज -10 वोल्ट है तो उस वक्त अगर मैं करंट चेक करना चाहूँ तो सर्किट के अंदर क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज -2 एम्पियर। ये जो सेकंड डायग्राम उसने आपको शो किया। जब आपके पास नेगेटिव साइकिल चल रहा होगा वोल्टेज का, तो आप नेगेटिव साइकिल के अंदर किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर आप वैल्यू चेक करें तो आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, जो कि इस केस में -10 वोल्ट है। तो अगर उस इंस्टेंट के ऊपर मैं टाइम T के ऊपर अगर दोबारा वैल्यू चेक करूँ तो आपके पास वोल्टेज कितना है, -10 वोल्ट, रेजिस्टर अगेन कांस्टेंट है, तो -10 डिवाइड बाय 5 -2 एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। तो -2 एम्पियर करंट का मतलब क्या है, या तो नेगेटिव साइकिल है ना, या तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज शो करें, तो आप शो करेंगे कि 2 एम्पियर है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ पर उसने क्या किया, उसने करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव क्लॉकवाइज शो किए और साथ उसने माइनस लगा दिए। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या तो मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो, तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि नेगेटिव साइकिल और करंट 2 एम्पियर है, जो कि अंडरस्टूड है कि नेगेटिव साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। या फिर आप उसकी डायरेक्शन सेम ही रखें, जिस तरह पहले केस में डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, दूसरे में भी हम क्लॉकवाइज ही रखते हैं। तो क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन रखेंगे तो फिर आप उसको जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। एट टाइम T1, ये नीचे इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है, एट टाइम T1 E is 10 volt and I is 2 ampere, thus the voltage and the current have the polarity and direction indicated। दोनों सेम पोलैरिटी और डायरेक्शन के साथ होंगे, पॉजिटिव। एट टाइम T2 E is -10 volt and I is -2 ampere, thus the voltage polarity is opposite to the indicated polarity and the current direction is opposite to the arrow direction। यही बात उसने दोबारा आपको भी बताई है कि जब आप नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो आपके पास पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी और आपके पास करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी इंडिकेटेड डायरेक्शन की। तो अगर मैं एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट ड्रॉ करूँ तो मुझे फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सेम डायरेक्शन क्योंकि यूज कर रहे हैं। I1 भी आपके पास 2 एम्पियर है जो क्लॉकवाइज है, I2 भी हमने क्लॉकवाइज ही शो किया है, तो हमने उसके साथ फिर माइनस लगा दिया। हमने ये चीज पढ़ी थी कि करंट की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो फिर आपको उसका जो साइन है वो चेंज करना पड़ता है। ये एक उसने एग्जांपल आपसे शेयर की हुई है 15.1 जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उस कंसेप्ट के ऊपर। फिगर 15.13 बी, ये जो सेकंड फिगर है, शोज वन साइकिल ऑफ द ट्रायंगुलर वोल्टेज वेवफॉर्म। आपको एक ट्रायंगुलर वोल्टेज वेवफॉर्म दी हुई है। डिटरमिन द करंट एंड इट्स डायरेक्शन एट t is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 माइक्रोसेकंड। हर माइक्रोसेकंड के ऊपर वो कहता है 1 माइक्रोसेकंड के बाद आप जो है उसकी करंट की डायरेक्शन मालूम करें। डिटरमिन द करंट आपने करंट और उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है एंड स्केच और उसका ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। ये एक्चुअली उसने वोल्टेज वेवफॉर्म दी है आपको सर्किट को जो उसने सप्लाई की है, और ये सर्किट है एक्चुअली आपके पास। इस सर्किट को जो इनपुट दी हुई है आप ये देखें तो इसने जो एसी सोर्स है उसके अंदर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ड्रॉ की हुई है, जो कि ये शो करती है कि हम सिग्नल को सर्किट को एसी वेवफॉर्म जो है सप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। एसी वेवफॉर्म आपकी इनपुट है और जो वेवफॉर्म की शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर है। ठीक हो गया। हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर, टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर भी, टाइम t इज इक्वल टू 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है और करंट, इसकी जो करंट फाइंड आउट करना है और उसकी
वैल्यू आपने ड्रॉ करनी है। अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड की बात करूं तो वोल्टेज आपके पास क्या है, 0 है, तो करंट क्या हो जाएगा उस इंस्टेंट के ऊपर। हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट निकाल रहे हैं। टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड के ऊपर वोल्टेज 0 है, तो आपके पास I क्या होगा, I इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर पढ़ा E ओवर R है, जो आपके पास I बनेगा करंट, वो क्या है आपके पास E डिवाइडेड बाय R से आता है। तो हर इंस्टेंट के ऊपर आप E डिवाइडेड बाय R कैलकुलेट करेंगे। मैं अगर 0 माइक्रो सेकंड के ऊपर देखूं तो वोल्टेज 0 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 किलो ओम है, 0 डिवाइडेड बाय R 0, फर्स्ट इंस्टेंट पे करंट भी 0 आएगा। जब मैं 1 माइक्रो सेकंड पे चेक करूंगा तो 1 माइक्रो सेकंड के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 30, 1 माइक्रो सेकंड के ऊपर 30 है, तो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है 20 किलो ओम, तो 1 माइक्रो सेकंड के ऊपर आपके पास जो करंट आएगा वो कितना आएगा 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 किलो। इधर फर्स्ट इंस्टेंट पे E 0 है, तो आपके पास वोल्टेज भी 0, करंट भी 0 मिली एम्पीयर आएगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड पे देखें तो वोल्टेज आपके पास 30 वोल्ट है, तो करंट आपके पास क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 20। जब आप 2 मिली सेकंड के ऊपर चेक करेंगे, माइक्रो सेकंड के ऊपर सॉरी, तो 2 माइक्रो सेकंड के ऊपर आपके पास वोल्टेज कितना है सर्किट के अंदर 60 वोल्ट है, और करंट क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 20। 3 सेकंड के ऊपर आप देखें तो आपके पास जो वोल्टेज है वो कितना है 90 वोल्ट, और करंट क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 20। 4 माइक्रो सेकंड के ऊपर आप चेक करें, वोल्टेज अगेन 60 पे आ जाता है। 5 माइक्रो सेकंड पे आप देखें तो वोल्टेज 30 है, अगेन आप करंट कैलकुलेट करेंगे। 6 माइक्रो सेकंड के ऊपर आपके पास वोल्टेज और करंट दोबारा 0 आएंगे, क्योंकि 6 माइक्रो सेकंड के ऊपर वोल्टेज भी 0 है, तो करंट क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ से आपका नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है, नेगेटिव साइड। तो आप 7 माइक्रो सेकंड पे चेक करें तो वोल्टेज -30 है, तो करंट क्या हो जाएगी -30 डिवाइडेड बाय 20। 8 माइक्रो सेकंड के ऊपर आप चेक करें तो ये हो जाता है -60। 9 माइक्रो सेकंड के ऊपर आप चेक करें तो ये हो जाता है -90। 10 माइक्रो सेकंड के ऊपर ये दोबारा -60 पे आ जाता है, और 11 माइक्रो सेकंड के ऊपर ये दोबारा -30 पे आता है। 12 माइक्रो सेकंड के ऊपर ये दोबारा 0 हो जाता है। तो आपने हर इंस्टेंट के ऊपर करंट फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट साइकिल के अंदर देखें, जो ट्रायंगुलर साइकिल सारे करंट्स पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव साइकिल के अंदर सारे के सारे करंट्स नेगेटिव आएंगे, क्योंकि वोल्टेजेस नेगेटिव है तो -V ओवर R आएगा, तो जो -V है उसकी वजह से करंट नेगेटिव आएंगे। अब आप इसको देख लें, ये इसने ड्रॉ किया हुआ है। टाइम t इक्वल टू 0 माइक्रो सेकंड के ऊपर E 0 था, तो I भी आपके पास 0 आया। टाइम t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड के ऊपर E आपके पास 30 वोल्ट था, और रजिस्टर आपके पास 20 किलो ओम का है, तो 30 डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम, तो 1.5 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आएगा। ठीक है, 2 माइक्रो सेकंड के ऊपर आपके पास 60 वोल्ट से E 60 था, तो 60 डिवाइडेड बाय 20 किलो ओम 3 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आ जाएगा। सिमिलरली टाइम t इक्वल टू 3 माइक्रो सेकंड, 4 माइक्रो सेकंड, सारी की सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे, और ये इस करंट का ग्राफ है। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आपके पास वोल्टेजेस पॉजिटिव थी, तो करंट भी आपके पास पॉजिटिव आएगा। 0 पे 0 है, 1 के ऊपर 1.5 है, 2 के ऊपर आपके पास 3 है, 4 के ऊपर आपके पास 4.5 है, और अगेन ये 5 के ऊपर ड्रॉप होगा दोबारा से, और ये आपके पास कर्व बनती जाएगी। आप इसको सिंपली पॉइंट से ड्रॉ कर दें, हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या थी, और बाद में आप इसको आपस में ज्वाइन कर लें। अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज ये हमेशा आपस में ज्वाइन या कंप्लीट वेवफॉर्म होगी। तो आप पहले टाइम पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज की जो है वो डॉट से ड्रॉ कर दें पेज के ऊपर। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप ये शो कर दें उसको कंप्लीट करके कि ये आपका वोल्टेज करंट वेवफॉर्म बनता है। जब ये करंट वेवफॉर्म बन गया तो पॉजिटिव साइकिल है, जब पॉजिटिव साइकिल था वोल्टेज का तो करंट भी आपके पास पॉजिटिव आए, नेगेटिव साइकिल के अंदर करंट भी नेगेटिव आए। जो इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म थी वो ट्रायंगुलर थी, तो करंट भी आपके पास ट्रायंगुलर ही आएगी। ठीक है, तो ये उसके साथ नीचे ये भी शो किया कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें आपके पास डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, और जो सेकंड हाफ साइकिल उसके अंदर डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज है या अपोजिट है, जो आपकी फर्स्ट साइकिल की डायरेक्शन थी। ठीक हो गया सर? जी सर ये तो करंट वाले तो समझ आ गए ग्राफ कैसे करना है, मगर वो वोल्टेज वाला कैसे करना है, टाइम और वोल्टेज का ग्राफ? टाइम और वोल्टेज का ग्राफ आपको गिवन था ना, आपको इनपुट गिवन है इनपुट वेवफॉर्म आपको गिवन है, या आप इस सर्किट को जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो ट्रायंगुलर वेव है, और ये उस ट्रायंगुलर वेव की शेप है।
आपको इनपुट सिग्नल गिवन होगा ना कि इनपुट सिग्नल क्या है, तो ये इनपुट सिग्नल आपको गिवन है वोल्टेज का, आपने इस इनपुट सिग्नल से करंट का सिग्नल निकालना है। तो आपकी इनपुट ई ऑफ वी है जो कि वोल्टेज सोर्स है ट्रायंगुलर, वो आपकी इनपुट है और इससे आपने सर्किट करंट निकालना है। तो ऐसी इनपुट है तो ऐसी करंट भी आएगी, ऐसी वोल्टेज वेवफॉर्म आपकी इनपुट थी तो ऐसी वोल्टेज वेवफॉर्म आपकी करंट की भी आएगी। और आपने ये भी देखना है कि आपकी इनपुट वेवफॉर्म है क्या, अगर साइनोसाइड है तो आपकी आउटपुट करंट भी साइनोसाइड आएगी। आगे हम इसकी एग्जांपल करेंगे। अभी आपकी इनपुट जो है वो ट्रायंगुलर वेव है तो आपकी आउटपुट भी ट्रायंगुलर आएगी, ठीक है सर जी। सर ये एसी में सारे ग्राफ साइनोसाइडल बनेंगे? हाँ जी, अगर आपकी इनपुट साइनोसाइड है तो आपकी आउटपुट, लेट्स सपोज वोल्टेज आपको साइनोसाइड दी हुई है तो करंट भी साइनोसाइड ही आएगी। इस केस में आपके पास एसी ही है लेकिन आपके पास जो इनपुट है वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है तो आपकी जो करंट है वो भी ट्रायंगुलर आएगी। ओके सर, ठीक हो गया। ये आपके पास आउटपुट करंट की वेवफॉर्म है, ठीक है। नाउ वो कहता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या चीज़ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसी वेवफॉर्म जितनी भी आपके पास यूज हो रही है ये सारी की सारी पीरियोडिक है तो हम इसको पीरियोडिक वेवफॉर्म कहते हैं। तो हर पीरियोडिक वेवफॉर्म का पीरियड होता है कि कितनी देर के अंदर उसको वन साइकिल कंप्लीट होता है, जितनी देर में कंप्लीट होता है हम उसको उसका पीरियड कहते हैं। पीरियोडिक वेवफॉर्म्स दैट इज वेवफॉर्म दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल। पीरियोडिक वेवफॉर्म का मतलब क्या है, जो अपने आप को रिपीट करती है रेगुलर इंटरवल के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेव शेप may be described by a group of attributes such as frequency, period, amplitude, peak value and so on. The period t of the waveform is the duration of one cycle. कहता है जो periodic waveforms हैं उसके मुख्तलिफ attributes हैं, frequency, period, amplitude, peak values and so on. तो जो periodic waveform है उसका period एक्चुअली क्या है, वो duration of one cycle होता है कि one cycle के अंदर वो कितने टाइम के अंदर वो one cycle complete करती है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था जहाँ पर उसने दोबारा शो किया हुआ है। 1 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी अगर 1 टाइम यूनिट टाइम के अंदर या 1 सेकंड के अंदर 1 साइकिल कंप्लीट होगा। ये जो फर्स्ट वेवफॉर्म, ये मैंने ऊपर भी आपसे कहा था कि अगर 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा हो 1 सेकंड के अंदर, यूनिट टाइम आपके पास क्या होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर अगर 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा हो तो हम कहते हैं कि सिग्नल का पीरियड क्या है 1 है, क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड है मैं उसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जो आपके पास टाइम पीरियड है उसका फार्मूला होता है 1/f और इसी से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी 1/t के। तो टाइम अगर पुट कर दें फ्रीक्वेंसी के अंदर, आप टाइम 1 सेकंड है आपके पास और 1/f है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आएगी, एग्जैक्ट 1 हर्ट्ज आएगी। अगर इसी यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकंड के अंदर अगर आपके पास 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 हर्ट्ज हो जाएगी। आप टाइम पीरियड को 1 सेकंड पुट कर दें और फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने साइकिल सॉरी आपके पास जो टाइम है उसके अंदर कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं 2 साइकिल। तो यूनिट टाइम के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। अगर इससे ज़्यादा हो और भी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये जो थर्ड वेव फॉर्म आपको दी गई है उसमें ये आपको बता रहा है कि यूनिट टाइम के अंदर 60 साइकिल पास हो रहे हैं। जो 1 सेकंड है आपके पास, इस 1 सेकंड के अंदर कितने सिग्नल पास हो रहे हैं 60 जो है साइकिल जो है वो पास हो रहे हैं। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वेव फॉर्म की अगर आपको ये पता हो कि यूनिट टाइम के अंदर कितनी सिग्नल जो है वो पास हो रहे हैं। और अगर मैथमेटिकली में देखूं तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f के। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपको ये शो कर रहा है कि यूनिट टाइम के अंदर जितने साइकिल पास होंगे उस सिग्नल की उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। और क्योंकि सेकंड के अंदर है तो हम उसको हर्ट्ज कहते हैं। अगर आपके पास टाइम मिली सेकंड के अंदर आएगा तो आप उसको 1/t जब करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किलो हर्ट्ज में आ जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, इसको आप देखें। इसमें ये आपको कह रहा है सेकंड है स्मॉल टी है लार्ज टी है। नहीं, टाइम पीरियड के लिए तो हम कैपिटल टी यूज करते हैं ना, जो फार्मूला है। ओके सर, जब भी आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो हम कैपिटल टी यूज करते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग वेव ब्रेक हो जाए बीच में से? नहीं, टाइम पे जो आपके पास साइनोसाइडल वेव है ये कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म होती है।
ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये ब्रेक नहीं होगी। ये ब्रेक सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आप वोल्टेज सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दें। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल है अभी जो हमने डिस्कशन की है उससे रिलेटेड। डिटरमिन द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म। आपसे उसने पूछा है कि जो वेव फॉर्म आपको दी हुई है इसका पीरियड बता दें और इसकी फ्रीक्वेंसी बता दें। ये वेव फॉर्म है जो आपको गिवन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से और यहाँ तक ये आ रही है इस जगह तक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिग्नल का वेव फॉर्म सॉरी इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कोई बताएगा? सर 1/टोटल टाइम। 1/टोटल टाइम। सर फ्रीक्वेंसी जब भी के आप लिए टाइम 1/40। जब भी आप टाइम पीरियड निकालते हैं तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आप वन सर कंप्लीट सेकंड साइकिल, निकालते हैं वो 20 सेकंड में। ठीक है, जब आपको वन कंप्लीट साइकिल का होता है तो वन कंप्लीट साइकिल यहाँ पर 1 सेकंड में हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी। अगर ये 1 साइकिल 1 मिली सेकंड में हो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/1 मिली सेकंड 1 किलो हर्ट्ज होगी। तो आपने एक कंप्लीट साइकिल देखना होता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसका फर्स्ट साइकिल अगर मैं देखूँ तो इसका फर्स्ट साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। 1 तो इसका हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो मैं एक्चुअली इस ड्यूरेशन के लिए निकालूंगा, या मैं यहाँ से सेकंड साइकिल को अगर मैं फर्स्ट वाले उसको कंसिडर नहीं करता तो मैं सेकंड से आगे कंसिडर कर लूँ। तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो फिर ये साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो आपने 1 साइकिल देखना है तो उसका टाइम कितना है। टाइम इंटरवल T1 डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स पीरियड। ये जो कहता है कि अगर आप T1 को देखें तो T1 आपके पास जो है वो एक साइकिल को या पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल नहीं है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो जो ड्यूरेशन T1 है अगर मैं उसको देखूं तो ये 1 कंप्लीट साइकिल नहीं है, तो लिहाजा इससे हम पीरियड नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप सेकंड वाले इंटरवल को देखें तो सेकंड वाला इंटरवल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से इसको हम कह देते हैं 7 मिली सेकंड से सपोज ये स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि 7 मिली सेकंड तो नहीं है, अगर ये पूरा साइकिल लेट्स सपोज 10 मिली सेकंड है तो ये तकरीबन 4 मिली सेकंड से स्टार्ट हो रहा था। तो फाइनल पे भी आप देखें तो जितना यहाँ से पहले स्टार्ट हुआ है उतने यहाँ पर पहले वो खत्म भी हुआ। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो सेकंड इंटरवल उसने शो किया हुआ है वो एक्चुअली एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम उसका टाइम देखेंगे। इसका अगर वो टाइम देखेंगे as T1 does not represent a period, ठीक है, it is not measured between corresponding time points। तो आप इसके जो corresponding time points हैं T1 जो है वो कहता है पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी को शो नहीं करेगा। इंटरवल T2 however is, जबकि कहता है कि सेकंड इंटरवल को आप देखें तो वो एक कंप्लीट साइकिल को या पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन पीरियड एक्चुअली 1 कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है, 1 कंप्लीट साइकिल का जो टाइम है वो कहता है, जो सेकंड टाइम इंटरवल T2 है उसको आप देखें वो कहता है वो एक साइकिल को या एक पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस वक्त आपके पास टाइम कितना है साइकिल का? 10 मिली सेकंड। तो हम इससे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होगी? f = 1/t 1/10 मिली सेकंड 10⁻³ है। तो आपके पास जब 10 × 10⁻³ है तो आपके पास ये 10⁻² हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके आपके पास क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻² विच इज 100 हर्ट्ज। जब भी आपको वेव फॉर्म का टाइम पीरियड पूछा गया या फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आप 1 कंप्लीट साइकिल का टाइम देखेंगे कि एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है। जितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है वो सिग्नल का टाइम पीरियड कहलाता है और उसी से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एक्स एक्सिस में कोई टाइम भी नहीं दिया था। यहाँ पर उसने आपको 2 ड्यूरेशन शो किए थे, एक ये ऊपर वाला ड्यूरेशन और एक ये नीचे वाला। तो आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि नीचे वाला ड्यूरेशन जो है ये 1 कंप्लीट साइकिल नहीं है, तो लिहाजा T1 जो है वो पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जो ऊपर वाला ड्यूरेशन उसने शो किया था 10 मिली सेकंड का, तो वो एक कंप्लीट साइकिल है। ठीक है, तो वो कंप्लीट साइकिल उसने शो किया 10 मिली सेकंड के लिए। तो 10 मिली सेकंड से हम इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1/10 मिली सेकंड। तो अगर आप उसको रिजॉल्व कर लें तो वो 100 हर्ट्ज होती है। एम्पलीट्यूड एंड पीक वैल्यूज, आपके पास जो वेव फॉर्म्स है उसके एम्पलीट्यूड वगैरह क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर ये दोबारा आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव साइकिल है, अगर आप उसका पीक वैल्यू देखेंगे तो हम उसको पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव साइकिल को देख रहे हैं तो जो नेगेटिव साइकिल की पीक है अगर आप उसकी वैल्यू देखें
तो वो आपके पास नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव पीक जो है वो 5 तक जा रही है, तो इसका पॉजिटिव वीपी जो होगा, पॉजिटिव पीक वोल्टेज, वो आपके पास 5 होगा। और साइनोसाइडल वेव है तो जितना ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव साइकिल को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिव साइकिल के लिए -5 है वीपी, तो पॉजिटिव पीक वोल्टेज +5 है, नेगेटिव पीक वोल्टेज -5 है। और अगर आपसे पीक टू पीक वोल्टेज पूछी जाए, पीक टू पीक का मतलब ये होता है पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के अंदर जो एम्पलीट्यूड है। तो अगर टोटल एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो ये आपके पास 10 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट पॉजिटिव पीक है और 5 वोल्ट नेगेटिव है, तो आप दोनों को ऐड कर लें तो आप पीक टू पीक वोल्टेज देते हैं। इसमें ये लिखा हुआ ई पीक टू पी, या हम इसको वी पी टू पी लिखते हैं। तो वी पीक टू पीक आपके पास कितना है, अगर मैं इसको 5 वोल्ट सपोज करूँ पॉजिटिव पीक को और 5 नेगेटिव को, तो पीक टू पीक वोल्टेज आपके पास कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। सर जब ठीक पीक है। टू पीक ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइन निगलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पीक टू पीक हम वोल्टेज एक्चुअली देखते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक के दरमियान कितने वोल्टेज हैं। तो 0 से लेकर पॉजिटिव पीक तक भी 5 वोल्ट हैं और 0 से लेकर नेगेटिव पीक तक भी 5 वोल्ट हैं। तो टोटल आपके पास ये कितना है, 10 वोल्ट पीक टू पीक का सिग्नल। 10 वोल्ट पीक टू पीक में से पॉजिटिव पीक आपकी कितनी है, 5 वोल्ट के लिए, और नेगेटिव पीक आपकी कितनी है, -5 वोल्ट। तो पीक टू पीक वोल्टेज आपके पास जो सप्लाई हो रहा है वो एक्चुअली 10 वोल्ट पीक टू पीक सर्किट को सप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है आपको ये the amplitude of the sine wave is the distance from its average to its peak। एवरेज का क्या मुराद, एवरेज से क्या मुराद है कि जो भी उसका सेंटर पॉइंट है। साइन वेव की एवरेज क्या होती है, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेकर वो कहते हैं पीक तक उसकी वैल्यू का एम्पलीट्यूड जो है वो हम उसको पीक वोल्टेज कहते हैं। दस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इन फिगर 15.9a एंड 9b इज EM। इसको कहते हैं कि हम क्या लिखते हैं, EM। EM से क्या मुराद है कि आपके पास एम्पलीट्यूड, ई वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखूं तो EM पॉजिटिव होगा, और अगर मैं नेगेटिव साइड को देखूं तो EM नेगेटिव। हम इसको, या कुछ बुक्स इसको VP भी लिखती हैं, तो अगर इसने VP लिखा है तो ये एक्चुअली पीक वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसके साथ पॉजिटिव अगर लगा दें VP पॉजिटिव, तो ये आपके पास पॉजिटिव पीक का वोल्टेज है। VP नेगेटिव लिखेंगे तो नेगेटिव पीक का वोल्टेज है। ठीक है, तो पीक टू पीक वोल्टेज क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज इज also indicated in figure 15.9a। ये उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है पीक टू पीक वोल्टेज। इट इज measured between minimum and maximum peaks। पॉजिटिव पीक जो आपकी है मैक्सिमम, और जो नेगेटिव पीक है जिसको मिनिमम कह रहा है वो कहते हैं मिनिमम और मैक्सिमम पीक के दरमियान में ये की जाती है। पीक टू पीक वोल्टेज आर डिनोटेड बाय EP टू पी या VP टू पी। इसको VP-P लिखते हैं हम, या EP-P लिखते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज वेव फॉर्म EM is 40 वोल्ट। कहता है अगर आपके पास EM 40 हो, हमने 5 वोल्ट लिया था, EM 40 हो तो पीक टू पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो पीक टू पीक कितना हो जाएगा 80। 40 पॉजिटिव आएगा, EM पॉजिटिव और EM नेगेटिव भी 40 है, तो आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 80 वोल्ट होगा। द पीक ऑफ द वोल्टेज आर करंट एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 0। पीक वैल्यू क्या है, वो कहता है जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो विद रिस्पेक्ट टू 0, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, वो उसकी पीक को रिप्रेजेंट करता है। Here the sine wave rides on the top of DC value, yielding peak that is sum of the DC voltage and the AC waveform amplitude। For the case indicated, the peak voltage is E plus EM। जो सेकंड केस है इसकी वो बात कर रहा है। कहता सेकंड केस में आपके पास पीक वोल्टेज क्या होगा, इस सेकंड इसकी समझ आई है, ये जो उसने बात की है, ये किसी को समझ आया कि सेकंड जो आपके पास वेव फॉर्म है वो कहता है इसका वोल्टेज पीक क्या होगा। अरे इसमें क्या है, हमारी वोल्टेज नीचे से टाइम से काफी ऊपर है, E जो सी है, तो हम उसको साथ ऐड करेंगे क्योंकि उस पे हमारा वेव बन रहा है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जो ऊपर वाला केस था इसमें अगर आप देखो तो वोल्टेज वेव फॉर्म 0 के ऊपर है, एवरेज एग्जैक्ट एवरेज वैल्यू के ऊपर है, कोई डीसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो टाइम कांस्टेंट है, ये जो टाइम एक्सिस है, ये एक्चुअली ये है, तो ये आपका 0 है। लेकिन आपकी जो वोल्टेज वेव फॉर्म है वो इस एक्सिस के ऊपर बन रही है, ये जो डॉटेड है। तो ये जो डॉटेड एक्सिस है ये एक्चुअली डीसी वैल्यू है,
कोई डीसी वैल्यू के ऊपर ऐसी वेव इम्पोज हुई है। तो ये जो ई है, कैपिटल ई हमने कहा था, ये हम डीसी के लिए यूज करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स जितनी। तो ई एक्चुअली डीसी वोल्टेज है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास ई जो है 10 वोल्ट अगर था, तो अगर मैं इसकी पीक निकालूं तो ये पीक कितनी आ जाएगी, 10 प्लस ये पीक जो उसकी है, लेट्स सपोज अगर 2 वोल्ट उसकी पीक है और ई जो है 10 है, तो इसका जो पीक वोल्टेज आएगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो यहाँ पर जो पीक वोल्टेज है वो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 2 12 वोल्ट, ई प्लस ई एम। तो ई आपके पास कितना है, हमने सपोज किया 10, ये इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके पास पीक वैल्यू है वो कैसे आएगी, वो ई प्लस ई एम से आएगी। ई डीसी वोल्टेज है जिसके ऊपर एसी वोल्टेज सुपर इम्पोज हुआ है, जिसके ऊपर डीसी वोल्टेज एक्चुअली डीसी जो है वो कैरी कर रहा है एक्चुअली एसी वेव फॉर्म को। तो अगर आपके पास डीसी वोल्टेज है ऑलरेडी, यानी कि सर्किट के अंदर जो ये वाला केस है, इस केस में आपके पास वोल्टेज 0 के ऊपर है, कोई डीसी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें ये टाइम एक्सेस है ना, तो टाइम एक्सेस जो है उसका ऊपर जो वोल्टेज है ये 0 के ऊपर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम एक्सेस ये है, तो इसका मतलब है जो सर्किट का जो ग्राफ है उसका 0 पॉइंट ये है। तो आपके पास जो एसी वेव फॉर्म है वो 0 के ऊपर नहीं बन रही, वो इससे ऊपर किसी वैल्यू के ऊपर बन रही है, और उसका मिड पॉइंट ये एवरेज पॉइंट ये बन रहा है। तो ये जो एवरेज पॉइंट है ये एक्चुअली कांस्टेंट डीसी को शो कर रहा है जो इस सर्किट में थी। इस डीसी के ऊपर एक्चुअली एक एसी वेव फॉर्म बन रही है। तो अगर मैं इसका ई एम निकालूंगा तो इसका ई एम क्या होगा, ई प्लस ई एम से आएगा, यानी कि इसका पीक वोल्टेज जो है वो क्या आएगा, डीसी वोल्टेज प्लस उसका अपना जो पीक है। तो उसका पीक लेट्स सपोज अगर 2 वोल्ट है और डीसी वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये 10 प्लस 2 करके आएगी। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव साइकिल को देखें, नेगेटिव साइकिल अगेन -2 वोल्ट है और ई आपके पास कितना है 10 वोल्ट। तो जो मैं नेगेटिव पीक निकालूंगा वो मैं कैसे निकालूंगा, ई माइनस ई एम से निकालूंगा। ई माइनस ई एम करूंगा 10 - 2, ठीक है। नेगेटिव पीक आपके पास साइन वेव की कितने पे बन रही है, 8 वोल्ट के ऊपर। अगर मैं ई को 10 वोल्ट कंसिडर करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर हम ई को 10 वोल्ट कंसिडर कर रहे हैं तो आपके पास जो पॉजिटिव पीक होगी वो 12 वोल्ट पे होगी और जो नेगेटिव पीक होगी वो 8 वोल्ट के ऊपर होगी, ठीक है। आगे हम जाके देखेंगे इस तरह की और भी एग्जांपल, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आपने देखनी है कि फॉर्म है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है या किसी डीसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी सर ई माइनस है तो सर जो नेगेटिव टर्म नेगेटिव पोर्शन होगा डाउनवर्ड वाला, सर वो माइनस ई नहीं होना चाहिए? नहीं माइनस ई क्यों होगा, सर वोल्टेज तो सर सेम है ना दोनों, ऊपर भी जो है वो नीचे होगा सर, जो पीक वैल्यू होगी वो भी तो फिर सेम तो होगी। 2 वोल्ट है ना आपकी पीक, वो 2 वोल्ट है। तो जब आप पॉजिटिव पीक निकालेंगे तो 10 + 2 होगा, जब आप नेगेटिव पीक निकालेंगे तो 10 - 2 होगा। तो वोल्टेज सब सेम रखेंगे तो फिर वोल्टेज भी चेंज करेंगे? वोल्टेज साइनोसाइड में हमेशा सेम होगा, वोल्टेज क्यों चेंज करेंगे। आप ये देखो जो आप वोल्टेज वेवफॉर्म है वो डीसी 10 वोल्ट के ऊपर बन रही है ना, मैंने इसलिए इसकी वैल्यू रखी ताकि आपको समझ आए। ई वोल्ट के ऊपर बन रही है, तो ई वोल्ट से ऊपर कितना जा रहा है 2 वोल्ट, और ई वोल्ट से नीचे कितना आ रहा है 2 वोल्ट। तो जब मैं पॉजिटिव पीक निकालूंगा तो ई प्लस 2 वोल्ट करूंगा, जब मैं नेगेटिव पीक निकालूंगा तो ई -2 करूंगा, क्योंकि 2 वोल्ट की उसका राइज है, वो 2 वोल्ट का ड्रॉप है। तो पॉजिटिव साइकिल 2 वोल्ट ऊपर जाता है तो ई प्लस ई एम हो जाएगा, नेगेटिव साइकिल आपके पास 2 वोल्ट नीचे आता है तो ई माइनस ई एम हो जाएगा। सर पी तो पी वोल्टेज क्या बनेगी इस पे? पीक टू पीक वोल्टेज आप सिर्फ साइन वेव का शो करेंगे। तो आपका जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो अगर मैं 10 वोल्ट की बात कर रहा हूँ या आप ई की बात कर रहे हैं तो ई माइनस ई एम से ई प्लस ई एम तक जो साइनोसाइड है, पीक टू पीक वोल्टेज हम साइनोसाइड की निकालते हैं क्योंकि डीसी पीक में ऐड नहीं है, ठीक है। तो जो आपकी पीक टू पीक वोल्टेज है वो एक्चुअली ये ड्यूरेशन है। अगर मैं उसको शो करूँ तो जो आपके पास पीक टू पीक वोल्टेज है साइन वेव वो आपके पास ई माइनस ई एम से ई प्लस ई एम के दरमियान है। तो अगर 2 वोल्ट का लेट्स सपोज ये है तो 4 वोल्ट आपके पास पीक टू पीक बने। ओके सर, ठीक हो गया, गुड। और सिर्फ पीक अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपको ई एम शो की हुई है उसने पीक, ठीक है। टोटल जो वैल्यू है अगर आप उसको कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस तो वो आपके पास पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 0। तो 0 के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वहाँ से कहता है कि आप स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको ई प्लस ई एम को इस तरह से यूज़ करते हैं अगर आपके पास डीसी के ऊपर वो इम्पोज हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये सुपर इम्पोज हुआ है डीसी को। अब इसके जो एंगल्स हैं अभी तक हम ज़बानी डिस्कस कर रहे थे, वो कहते हैं एंगुलर और ग्राफिकल रिलेशनशिप साइन वेव का क्या है। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक साइन वेव है, E = EM sin अल्फा, ये स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है, ठीक है। ये हमेशा इस तरह से आपको नजर आएगी। इसमें EM क्या है ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। EM क्या चीज़ है, पीक वैल्यू।
पीक वैल्यू ये एम्पलीट्यूड उसका, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, और साइन अल्फा कोई भी साइन वेव है, तो ये जो अल्फा इटसेल्फ है ये भी ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये आगे जाके हम इसको देखेंगे, अभी इसको अल्फा ई आप देखेंगे। तो साइन अल्फा से मुझे ये पता चल गया कि मेरी वेव फॉर्म साइन होगी। ई एम मुझे ये बता रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ये जो ई एम है ये एक्चुअली पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को या पॉजिटिव पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ई एम जो है ये इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ये उसका पॉजिटिव पीक का। साइन अल्फा आपको पता चल गया कि ये साइन वेव है। ई आपको बता रहा है कि ये वोल्टेज वेव फॉर्म, where EM is the maximum coil voltage and is the instantaneous angular position and A is the, ठीक है। मैं इसका आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ ग्राफ के साथ। इस एग्जांपल को आप देखो, if the amplitude of the waveform figure 15.23b, ये आपके पास किधर है 15.23b, इस फिगर की बात करें। कहता है अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको ये क्या बताता है, EM बता रहा है आपको कितना है 100 वोल्ट्स, डिटरमिन द कॉइल वोल्टेज एट 30 डिग्री एंड 330 डिग्री। कहता है कि आपके पास जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो है 100 वोल्ट्स EM जो है, और आपने ये बताना है कि 30 डिग्री के ऊपर आपके पास कॉइल का वोल्टेज क्या होगा और 330 डिग्री के ऊपर कॉइल का वोल्टेज क्या होगा। अब आप इसको देखें 30 डिग्री आपके पास कहाँ पर आएगा, अगर मैं इस वेव फॉर्म को देखूं तो ये 90 डिग्री है और ये आपके पास 0 डिग्री है। 30 डिग्री कहाँ पर होगा, अगर मैं इसका एग्जैक्ट हाफ कर लूँ तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये पीक है ना, 0 से लेकर पॉजिटिव पीक जो है ये आपका 90 डिग्री है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट हाफ कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका डॉट यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड चेक करूँ तो ये कितना होगा, इस डॉट के ऊपर ये 45 डिग्री का मैग्नीट्यूड होगा। आपने क्या करना है, आपने 30 डिग्री का मैग्नीट्यूड देखना है। तो आप 0 से 90 तक जो है इसको एक्चुअली आप एनालाइज करें कि 30 कहाँ पर होगा। तो सपोज ये 30 यहाँ पर होगा, अगर आप पास स्केल हो तो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि ये मैं 0 से लेकर 90 तक 9 सब डिविजन बना लेता हूँ तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि मेरा 30 कहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि लेट्स सपोज 30 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 30 के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि 30 डिग्री के ऊपर वोल्टेज क्या बनता है। अब आप इस वेव फॉर्म को देखें, ये एक्चुअली वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म के ऊपर उसने आपको बता दिया था कि E 100 वोल्ट है EM, तो माइनस EM क्या होगा -100 वोल्ट, तो पीक टू पीक वोल्टेज आपके पास 200 होगी। अब वो कहता है कि आप देखें 30 डिग्री, तो हम सपोज कर रहे हैं ये 30 डिग्री का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के ऊपर आप देखें इसका एम्पलीट्यूड, तो आप वर्टिकल एक्सिस 0 से 100 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पर स्केल अगर हो तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं 30 डिग्री के ऊपर कितना मैग्नीट्यूड बन रहा है। यहाँ पर वो शो कर रहा है कि इस वेव फॉर्म के मुताबिक 30 डिग्री के ऊपर आपके पास 50 वोल्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 330 पे क्या होगा, तो ये पॉजिटिव 30 डिग्री था, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव 90 आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव पीक आ गई। यहाँ पर आपके पास 180 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर आपके पास ये 270 आ जाएगा और लास्ट पॉइंट 360 है। तो हमें कितना चाहिए था 330 के ऊपर, तो लास्ट 360 है, तो हम उससे 30 डिग्री पीछे आ जाते हैं। लेट्स सपोज ये 330 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके ऊपर वो कहता है मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करें तो उसके ऊपर आपके पास मैग्नीट्यूड -50 वोल्ट बनता है। तो आपने ये वेव फॉर्म एक्चुअली को ड्रॉ करनी है जिस तरह से ड्रॉ की हुई है। तो फिर उसके ऊपर आप बताएंगे कि ये अगर 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। अल्फा आपके पास कितना है 30 डिग्री, जो उसने एंगल पूछा था। E = EM sin अल्फा है, तो EM आपको 100 उसने बता दिया, तो 100 sin 30 डिग्री, तो 100 sin 30 डिग्री आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 वोल्ट, ठीक है। आप इसी वेव फॉर्म से, ये जो गिवन थी, इसी से आप इसका मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास अल्फा उसने क्या बताया हुआ है, एंगल अल्फा आपके पास कितना है, पहले केस में 30 डिग्री है, EM 100 है, EM sin 30 आप करेंगे तो ये 50 वोल्ट आता है एग्जैक्टली, जो अभी हम ग्राफ से शो कर रहे थे कि यहाँ पर कितना बनेगा, ठीक है। जो सेकंड है आपके पास वो अल्फा, वो 330 डिग्री, दूसरा एंगल उसने कितना कहा है 330 डिग्री पे फाइंड आउट करें। तो 330 डिग्री पे आपके पास क्या आ जाएगा 100 sin 330 डिग्री, तो 100 × sin 330 आप करें तो ये आपके पास -50 वोल्ट बनता है। दीज पॉइंट्स आर शोन इन फिगर 15.4। 15.4 के ऊपर वो कहता है, सॉरी 24 के ऊपर मैंने ये शो किए हैं दोनों पॉइंट्स। ये समझ आ गया कि अगर आपको एंगल पता है और इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो साइन ये है EM sin अल्फा,
तो आपको अगर एंगल पता है, ये अल्फा जो है ये ओमेगा टी प्लस थीटा होता है, तो आपके पास ओमेगा टी 0 है, इसलिए ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा आपके पास पहले 30 डिग्री है, वो पुट कर लें, वैल्यू निकाल लें। थीटा फिर आपके पास 330 डिग्री है, 2 ही पॉइंट दिए होते तो हमने दोनों पे कैलकुलेट कर लिया। अगर 2 से ज़्यादा वो कहता है तो आप इसकी पूरी साइन वेव भी बना सकते हैं, यानी कि वो 30 डिग्री के ऊपर भी आपको कह सकता है, पहले 30 पे निकालो, फिर 60 पे निकालो, फिर वो आपको कह सकता है 90 पे निकालें एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट साइन वेव इसी इक्वेशन से बनेंगी। और एम्पलीट्यूड आपको उसने खुद बता दिया था 100 है, तो पॉजिटिव पीक आप देखेंगे 100 वोल्ट तक जाती है। जब आप थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 1 होता है, तो पॉजिटिव पीक आपके पास क्या हो जाएगी, EM साइन 90, तो EM इंटू साइन 91 होता है, तो 100। और सिमिलरली नेगेटिव पीक आप देखेंगे तो वो -100 तक जाएगी। ठीक हो गया। ये साइन वेव आप खुद के प्लॉट कर सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है साइन EM साइन अल्फा की। अब ये जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्फा इटसेल्फ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, द रेट एट व्हिच द generator coil rotates is called the angular velocity. If the coil rotates through an angle of 30 degree in 1 second, for example, its angular velocity is 30 degree per second. Angular velocity is denoted by the Greek letter omega. जो small omega है इसको angular velocity को represent करता है। For the case cited, omega is 30 degree per second। ऊपर जो हमने कहा है कि फर्स्ट केस में अल्फा जो आपके पास था, ओमेगा जो है वो 30 डिग्री पर सेकंड बनता है। नॉर्मली एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस पर सेकंड। ये जो ओमेगा है ये हमेशा रेडियंस पर सेकंड में ही मेजर किया जाता है इंस्टेड ऑफ डिग्रीज पर सेकंड। वी विल मेक दिस चेंज, कहता है हम इस पे जाएंगे थोड़ी देर में। जो ओमेगा है, ओमेगा का यूनिट जो इटसेल्फ है, ये हमेशा ओमेगा जो स्मॉल डिग्री की तरह से बनाते हैं, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो यूनिट है वो हमेशा रेडियन पर सेकंड होता है। ये रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है। रेडियन पर सेकंड में इसको मेजर किया जाएगा। तो थोड़ी देर में वो कहते हैं हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप आपको पता है ना। चलिए मैं आगे जाके आपको बताता हूँ डिग्री और उसका रिलेशनशिप आपस में क्या बनता है। अभी जस्ट आप ये देखें, अल्फा जो है, अल्फा इटसेल्फ किसके बराबर है, ओमेगा टी के। एक्सप्रेशन फॉर टी एंड ओमेगा कैन नाउ बी फाउंड। अब वो कहता है कि आप स्मॉल टी की वैल्यू बता सकते हैं। अल्फा इटसेल्फ ओमेगा टी के बराबर है, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा के, या ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा डिवाइडेड बाय टी के। तो अगर वो कहता है कि आप टाइम टी भी इंक्लूड कर दें, जो कि आगे जाके हमने इंक्लूड करना है, अभी हमने जस्ट एंगल देखा था 30 डिग्री, 330 डिग्री या 60 डिग्री, एक्चुअली इसके साथ टाइम भी आता है। तो अल्फा इटसेल्फ ओमेगा टी के बराबर है। तो अगर आपको ये पता हो कि अल्फा 30 डिग्री है, जिस तरह भी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और आपको टाइम पता हो कि उस वक्त टाइम क्या था, क्योंकि अभी हमने जो एग्जांपल की उसमें हमने टाइम कंसिडर नहीं की, ठीक है। अगर आपको टाइम की वैल्यू पता हो या अल्फा की वैल्यू पता हो तो आप ओमेगा निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय टी। या आपको अल्फा भी पता है और एंगुलर वेलोसिटी पता है ओमेगा, तो आप टी निकाल सकते हैं कि स्मॉल टी आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी अल्फा या टी की वो हम निकाल सकते हैं। अब आप इस एग्जांपल को देखो, इफ द कॉइल ऑफ फिगर 15.23 रोटेट्स एट 300 पर सेकंड, 300 डिग्री पर सेकंड, तो ओमेगा आपको पता चल गया एंगुलर वेलोसिटी उसकी कितनी है, 300 डिग्री पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, तो कहता है वन रिवोल्यूशन जो है कितने टाइम में पूरी होगी। तो उसने हमें क्या चीज़ बता दी है, हमें उसने ओमेगा बता दिया है कि ओमेगा आपके पास क्या है, 300 डिग्री पर सेकंड। वन रोटेशन हमें पता है कितनी होती है, 360 डिग्री की। वो कहता है कि ये बता दे कि वन साइकिल क्या होगा। वन रोटेशन एक्चुअली वन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, ये एक्चुअली हमसे टाइम पूछ रहा है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो 300 डिग्री पर सेकंड हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है, 360 डिग्री जो है वो वन रेवोल्यूशन का टोटल एंगल होता है 0 से 360 डिग्री तक। तो आपके पास जो टी बन जाएगा वो बन जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो अल्फा जो है वो आपके पास कंप्लीट रोटेशन का एंगल है विच इज 360 डिग्री, और डिवाइडेड बाय जो एंगुलर वेलोसिटी उसने दी हुई है 300 डिग्री पर सेकंड। तो आप इसको निकाल लें तो स्मॉल टी जो है ये बनता है 1.2 सेकंड। 1.2 सेकंड के अंदर एक्चुअली वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही होगी।
तो अगर मैं इससे आपको ये पूछूं कि सिग्नल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों बता सकते हैं, क्योंकि वन रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो आपके पास क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो एक्चुअली आपको टाइम पीरियड पता चल गया है, सिंस दिस इज वन पीरियड, जो बता भी रहा है कि ये जो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ये वन पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी शुड यूज सिंबल कैपिटल टी। तो कहते हैं हम कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल टी आपके पास कितना है, 1.2 सेकंड। तो टाइम पीरियड आपको पता है। अब मैं अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूं स्मॉल एफ, तो आप स्मॉल फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं कि इसकी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/1.2 सेकंड। एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, तो आपके पास एफ आ जाएगा 1/1.2 सेकंड। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। ये उसने एंगल साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ की हुई है। तो आपके पास साइन वेव थी, तो आपने साइन वेव ड्रॉ कर दी, और आपने कितनी देर में कंप्लीट हो रही थी आपने वो टाइम शो कर दिया कि 1.2 सेकंड के अंदर वन रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। 1.2 सेकंड के अंदर वन रेवोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी भी 1/1.2 आ जाएगी। अब जो एंगल है इसको हम रेडियंस में एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा हमेशा रेडियंस पर सेकंड में आता है, जो स्मॉल ओमेगा है। इन प्रैक्टिस ओमेगा इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस पर सेकंड। इसका यूनिट हमेशा रेडियन पर सेकंड होता है। वेयर रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशनशिप है वो ये है, पाई रेडियन जो है अगर आप निकालें तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई जो होता है वो बराबर होता है 57.296 डिग्री। ठीक है, वैसे हम इसको लिखते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, आप इस रिलेशन को याद ना रखें मुश्किल होगा। आपके पास ये है, एंगल को आप 360 डिग्री रखें तो ये बराबर होता है 2 पाई के। 0 से पाई रेडियन, हमारे पास पाई रेडियन वैसे भी 180 होता है, तो आपके पास पाई रेडियन है और 2 पाई रेडियन है। जब 2 पाई रेडियन की आप बात करते हैं तो 2 पाई रेडियन एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर होता है, या अगर आप इसको हाफ कर दें तो पाई रेडियन आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर आपको डिग्रीज पता हो तो आप उसके रेडियंस निकाल सकते हैं, पाई रेडियंस, और अगर आपको पाई रेडियंस पता हो तो आप उसकी डिग्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये उसने रिलेशनशिप शो किया, तो 0 डिग्री और 0 पाई रेडियन सेम होगा। 90 डिग्री अगर आप देखें तो उसको हम पाई/2 लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। सिमिलरली 180 को अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम उसको पाई लिखते हैं। 270 डिग्री को आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम उसको 3 पाई/2 लिखते हैं। 360 डिग्री को आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम उसको 2 पाई लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि अल्फा रेडियन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, किसी भी डिग्री रेडियन आपको पता है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहें डिग्रीज को, सॉरी रेडियन में, तो आप उसको सिंपली इस फार्मूला से कर सकते हैं। ये फार्मूला एक्चुअली ये है कि पाई रेडियन ये हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन आपके पास बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर आपको डिग्रीज पता हो, लेट्स सपोज अगर आपने 30 डिग्री निकालना है तो आप 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, इस 80 को डिवाइड करेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 30। ठीक है, तो यही काम एग्जैक्टली यहाँ पर हो रहा है कि आपके पास रेडियन अगर आपने निकालने हैं तो पाई डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री, जितने भी डिग्री आपको दिया हुआ है। अगर 30 डिग्री दिया हो तो आप 30 डिग्री पुट करें तो वो पाई रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 दिया हो तो आप 60 पुट कर दें, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियंस गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 180 करके मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो डिग्री आया था, और पाई को उस तरफ डिवाइड करें तो ये डिग्री में चला जाएगा। 180 डिवाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियंस। अगर आपको पाई/2 गिवन है, पाई/4 गिवन है, या 2 पाई गिवन है, जो भी गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपका जो रिजल्टेंट है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप देख लें, ये एक्चुअली पाई को रेडियंस में और उसमें कन्वर्ट करता है। इस एग्जांपल को आपने यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। इस एग्जांपल तक आपने इसको कवर करना है, चैप्टर को 15.8 तक। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम 15.8 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका ये टॉपिक क्लोज करता हूँ। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 15.8 से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में अभी तक जो हमने पढ़ा है? एग्जाम्पल 15.8 ठीक हो गया।
मैं आपकी अटेंडेंस क्रिएट कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर पेपर में थ्योरी वगैरह का भी कोई चांस है? नहीं थ्योरी नहीं, आपका जिस तरह फर्स्ट सेशन हुआ था ये सारे का सारा वही है, यानी कि न्यूमेरिकल वगैरह ही होंगे? बिल्कुल न्यूमेरिकल। ठीक है, टॉपिक ओके मैंने सर। बता दिए थे, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। थेवेनिन नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, और आपके पास कैपेसिटर है सीरीज पैरेलल, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, और कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है टाइम डिपेंडेंट। वो सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग वगैरह? हाँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, उसको हम ट्रांजिएंट कहते हैं, कैपेसिटर का ट्रांजिएंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और इंडक्टर का सीरीज पैरेलल है, और उसके बाद इंडक्टर का चार और एनर्जाइजिंग एंड डी एनर्जाइजिंग, उसका इंडक्टर का ट्रांजिएंट। ठीक सर है, इंडक्टेंस फाइनल में रख लो। सर इंडक्शन में सर कंफ्यूज हो जाएंगे सर काफी कैपेसिटर और इंडक्टर्स में। उसमें तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, कैपेसिटर आपको आता है तो इंडक्टर उसका अपोजिट है सिंपली। वो तो वही दोनों ना, अपोजिट करने में टाइम लग जाएगा। क्या टाइम लग जाएगा? जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो इंडक्टर का करंट होता है, और जो कैपेसिटर का करंट है वो इंडक्टर की वोल्टेज होती है। सर इंडक्टर तक कैपेसिटर तक रख लें सर, वो फाइनल में रख लें सर। नहीं, यस वो सर। आपके सेकंड सेशन में इंक्लूडेड है, फाइनल में भी आपका ये एसी फंडामेंटल और आगे वो आएगा, ट्रांसफार्मर आएगा, और वो मशीन्स, वो ये सारा इंक्लूड होगा। सर एक मसला सर ये भी है ना कि अभी हमने ये एक तरह से ताज़ा ताज़ा ही की है, तो पेपर अचानक ही आ गए हैं, तो उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला कि, और बाकी सर भी बुक्स हैं उनका भी इतना ज़्यादा सिलेबस है सर। नहीं, वो आपके सेकंड सेशन में इंक्लूडेड है ना, उसमें से मैं कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन चलें वो इंक्लूड होगा, उसकी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, वो इंक्लूड है क्योंकि वो सेकंड सेशन का हिस्सा है। अगर आपने वो पढ़ी हो तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके मुताबिक यही है कि आपका जहाँ तक सेकंड सेशनल बनता है, जो आपने प्री डिफाइन किया हुआ था कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, पेपर वहाँ तक बनेगा। सर कोई प्रीवियस पेपर सर दिखा सकते हैं सर? प्रीवियस पेपर मैंने आपसे सॉल्व करवाया था ना आपको, अगर आपको याद हो तो। सर फर्स्ट सेशन का किया था सर। फर्स्ट सेशन का किया था या किसी का किया था हमने? सर फर्स्ट का किया था, सेकंड का नहीं किया था। दिखा देता हूँ सर अभी वाले भी दिखा दे जो आना है। सही है। अभी वाला अभी बना ही नहीं है, अभी बनाना है। थोड़े सर अभी वाले दिखा दें। इसको मैं एक मिनट ये साइन अप कर दूँ, ये मैंने तब आप ये लगाए, मैं आपको पेपर ढूंढ के देखिए। नहीं, आप टाइम गया रखा है। अटेंडेंस मार्क कर दें, मैं आपको सैंपल के तौर पे पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर, लेकिन इसमें ऐसी वगैरह इंक्लूड नहीं हो। ये जिस तरह आपसे पहले पूछा गया था, ये मल्टी सोर्स नेटवर्क है, यहाँ पर ये किस लिए क्या पूछा गया इसमें? देखिए, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है। लूप एनालिसिस आपका जिस तरह मिड टर्म था उसी तरह का ये भी सेम क्वेश्चन है। ये भी 3 क्वेश्चन है और 1 आवर का पेपर है। सर वो क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन 1 दिखाएं सर एक मिनट। ये हाँ जी, लूप सर एनालिसिस कैंसिल वाला क्या नहीं करना? आएगा ना?
नहीं आपका तो लूप एनालिसिस नहीं है, ये तो वैसे मैंने क्योंकि उस वक्त जो पढ़ाया गया तो उस वक्त कंटेंट्स और थे। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट का पेपर है, इलेक्ट्रिकल में जब मैं पढ़ाता हूँ। आपका एफओडब्ल्यू का कोर्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये उनके कोर्स का पेपर है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन, ये भी 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है, सेकंड के भी 2 पार्ट है, थर्ड वाला जो है वो ब्रिज नेटवर्क है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आपसे तो नहीं पूछा था, ये उनका पेपर है, तो ये उनका एक्चुअली वीएबी और वीओसी पूछा हुआ। तो आपका पेपर तब भी आप ही पढ़ाते थे? जी तब भी आप ही पढ़ाते थे? नहीं, अभी मैं उनको सर्किट में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं डीएसपी पढ़ा रहा हूँ 6th सेमेस्टर वाला। ओके सर। सर थर्ड की सर्किट दिखाई दे रहा, ये ब्रिज नेटवर्क ये आपने किया हुआ है, आपको मैंने 6 मिली एम्पेयर के साथ किस तरह का क्वेश्चन कराया था, याद है? क्विज भी लिया था शायद। यस सर सही हो गया। ये भी आपने किया हुआ है, ये भी आपने किया हुआ है, लूप एनालिसिस, ये भी 2 लूप दिए हुए थे, ये भी आपने किया हुआ है, सुपरपोजिशन। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 5 मिली एम्पेयर को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये आपके पास 2 ही वो बनते हैं, सोर्सेज बन जाते हैं, 3 सोर्सेज वोल्टेज सोर्सेज बन जाते हैं, 2 लूप्स, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये पेपर इस तरह ही होगा, 2-2 पार्ट्स होंगे और होपफुली 3 क्वेश्चन होंगे, तो 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। लेकिन आपका पेपर जो है वो पैरामीटर वाइज होगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी कार्ड नंबर बेस्ड होगा, या कोई भी आपको पैरामीटर दिया जाएगा जिसके ऊपर हर बंदे का अपना सोल्यूशन होगा और अपना उसका क्वेश्चन के अपने आंसर्स होंगे। तो प्रैक्टिस आपने अपनी करनी है अच्छी तरह से, और कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस इस तरह से करें, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर चूज करके प्रैक्टिस करो या आईडी कार्ड नंबर चूज करके प्रैक्टिस करो, ताकि आपका एटलीस्ट जो माइंड है वो उसके मुताबिक ट्रेन हो, तो उस वक्त फिर आपको करने में आसानी होती है। अदरवाइज अलग अलग सोचते रहते हैं। पेपर एक ही बनेगा चारों सेक्शन। ओके सर। सर फॉर एग्जांपल पेपर अपना सर फॉर एग्जांपल हमारा पैरामीटर यानी कि रोल नंबर वगैरह कहाँ यूज हो सकता है, यानी कि कैसी एग्जांपल हो सकती है? एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका सपोज इसका क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आपके 2 सोर्सेज दिए हुए हैं आपको, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो आपको ये कहा जाता है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के इक्वल है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेट्स सपोज 10 था, तो वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। आपका जो करंट सोर्स है वो आपका जो आपका करंट सोर्स है लेट्स सपोज वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के बराबर है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लेट्स सपोज 20 है या 10 है, जो भी है, तो आपका करंट सोर्स ये मेंशन कर दिया जाएगा कि करंट मिली एम्पेयर्स में, तो आप फिर 10 मिली एम्पेयर या 20 जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, आप उसके मुताबिक उसके सोर्स की वैल्यू ले लेंगे। सिमिलरली हो सकता है कि लोड आपको ये कहा जाए कि आप लोड, जो भी लोड रजिस्टर है उसकी वैल्यू करंट वोल्टेज वो आप फाइंड कर दें, लोड जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के इक्वल, तो आप उसमें रजिस्टर को फिर अपने रजिस्टर उसका नंबर आईडी कार्ड नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के इक्वल लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। अभी जो आपने क्वेश्चन दिखाए थे यानी पेपर दिखा दिए सर, कौन सा कोर्स है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट का वो मैंने क्लोज कर दिया। ओके सर, ठीक है सर। वो इलेक्ट्रिक सर्किट का पेपर तो वो पुराना पेपर है। तो तब वही नहीं होती थी? आपका जो कोर्स है वो कोर्स डिफरेंट है टोटली। आपका कोर्स है सुपरपोजिशन, थेवेनिन, यस सर, मैक्सिमम पावर थ्योरम है और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। सॉरी, कैपेसिटर का जो है वोल्टेज और करंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग और सीरीज पैरेलल, वो तो आपने रजिस्टर किया हुआ था। कैपेसिटर भी उस तरह से ही है, लेकिन कैपेसिटर का थोड़ा सा चेंज है। कैपेसिटर सीरीज में पैरेलल की तरह सॉल्व होते हैं और पैरेलल में सीरीज की तरह। इंडक्टर सीरीज और पैरेलल बिल्कुल सेम है जैसे रजिस्टर था, और इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस आपको पता है, तो वो आपको पता है। जो पेपर है वो ओपन बुक है, तो वो तो आपको वैसे ही पता है। तो प्रैक्टिस की करनी है, आपने प्रैक्टिस करना है पेपर में, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। सर ओपन बुक से क्या मुराद है? हम फार्मूला अगर भूल जाएं तो वे देख सकते हैं? तो आप घर में नहीं देखते हो क्या? सर कोई लोग नहीं देखते ना। नहीं, ओपन बुक, आपका पेपर ओपन बुक होता है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक पेपर्स के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह बात होगी। ओके सर, रमजान से दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।